Hello friends and welcome once again in Alpha classes. Myself दिव्यांश भारद्वाज और जैसा आप जानते हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी की क्लासेस में लेता हूँ। चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्स एंड प्लानिंग हमारा स्टार्ट है। ठीक है, इसमें हम पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं और जो हमने टॉपिक लिए थे वो था रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया यानी कि संसाधन नियोजना और संसाधन नियोजना भारत में। ठीक है, कल हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी थोड़ा कर चुके थे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज थोड़ा देखेंगे। कंजर्वेशन कह लो या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने कल क्या देखा था। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा था कि किस तरीके से रिसोर्सेज हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, इसी उसमें गांधी जी का मतलब कि इसके संरक्षण के लिए, इसकी रक्षा हेतु बहुत से नेता हमारे सामने आए, बहुत से कार्यक्रम चलाए गए। उनमें से एक नेता थे गांधी जी के वर्डिंग्स क्या थे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये गांधी जी ने किसके लिए बोला था? जो लालची लोग थे। यानी कहने का मतलब ये था कि जो रिसोर्सेज हैं वो सबके यूज के लिए होने चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे को के यूज के लिए कि हम उससे खरीदते रहे, उसके क्या कहते हैं, उसका बैंक अकाउंट बढ़ाते रहे। ठीक है, फिर कल मैंने जहाँ पे छोड़ा था, कल हमने छोड़ा था कि इंटरनेशनल लेवल पे इस मतलब कंजर्वेशन से रिलेटेड है। क्या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जहाँ पे हमने कल छोड़ दिया था कि ये आपके उसमें एक नोट के उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जब संरक्षण की बात करी गई रिसोर्सेज की, यानी कि संसाधन संरक्षण यानी कि रिसोर्सेज की रक्षा के लिए बात करी गई। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई बहुत तरीके से डिप्लीट होते जा रहे हैं, डिप्लीशन होता जा रहा है, इतने गंदे तरीके से हो रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन स्टार्ट हो गया, पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, और क्या कहते हैं लैंडस्लाइड्स होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इसकी वकालत यानी कि इसे एडवोकेटेड किया गया क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में। यानी कि 1968 में क्लब ऑफ रोम ने एक याचिका डाल दी इंटरनेशनल कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि याचिका डलने के बाद 1974 में एक बुक पब्लिश हुई, स्मॉल इज ब्यूटीफुल बाय सुनसेर। यानी कि क्या हुआ कि हमने क्लब ऑफ रोम ने इंटरनेशनल लेवल पे 1968 में वकालत करी, यानी कि एक केस दर्ज कर दिया और उसकी एडवोकेट करी, यानी कि उसे केस को लड़ा। और 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल में जो शमशेर द्वारा लिखी गई थी, उसमें इसके बारे में लिखा गया 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक में शमशेर द्वारा। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आती है। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में क्या था कि इन्होंने सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे, इस पे 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई और उसने सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे, यानी कि सतत विकास जिसे हम कहते हैं, जो निरंतर चलता रहे, जो यानी कि जो लगातार चलता रहे, बिल्कुल लगातार। ठीक है, लगातार का मतलब कि यार मतलब कभी बंद ना हो, उस पर थोड़ा सा दबाव डाला। और ठीक है, मतलब यार ये तो पहले से ही था कि भाई प्लानिंग करो भाई रिसोर्सेज को बचाने के लिए, भाई जिससे उसका हनन ना हो, गलत यूज ना हो। ठीक है, तो और वो मैंने बता दिया कि इंडिया में कैसे अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे मैंने क्या बताया था
रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में संसाधन नियोजना भारत में मैंने क्या बताया था कि भारत जो रिपोर्ट पब्लिश करता है, जो उसने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश करी वो करी 5 ईयर प्लानिंग के हिसाब से, कि यानी कि जो भी रिपोर्ट अब बदली जाएगी वो 5 साल बाद बदली जाएगी, 5 साल तक सेम निरंतर चलती रहेगी। उसी पे इसने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और फिर इसी पे एक बुक बनती है आर कॉमन फ्यूचर, मतलब जो ये रिपोर्ट है ना, सिर्फ इस पे बुक बनती है। ये क्या था कि ये बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक निकाला था, एडवोकेट जो क्लब ऑफ रोम ने एडवोकेटेड करी थी 1968 में, उस स्मॉल इज ब्यूटीफुल बाय जो शमशेर जी ने लिखी थी, उसमें एक एज अ टॉपिक लिया था। लेकिन इसमें ये पूरी बुक ही इसी के ऊपर बनाई गई, इस पे ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट में। रियो डी जेनेरो अर्थ सम्मेलन मैंने आपको बताया था, अर्थ समिति मैंने आपको बताई थी, रियो डी जेनेरो पृथ्वी समिति मैंने आपको बताई थी, उसने भी इस संरक्षण में रक्षा प्रदान करने में रिसोर्सेज को यहाँ पे हेल्प करी थी, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, रक्षा संरक्षण, ठीक है। बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कल थोड़ा सा पढ़ा देता, आज थोड़ा और पढ़ा रहा हूँ, जिसमें गांधी जी की बात ही हुई थी बस। इसमें क्या था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में, कि हम कैसे बचाएं, हम उसे कैसे बचा सकते हैं संसाधन को, रिसोर्सेज को। तो सबसे पहली बात आती है गांधी जी के उपदेश के बाद बात आती है संरक्षण की, रक्षा की, जो एक नोट में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवोकेटेड इन 1968 बाय क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने 1968 में इंटरनेशनल लेवल पे एक याचिका डाली, एक केस कर दिया इसके ऊपर संरक्षण को लेके, और ये केस लड़ा किससे गया, किसके द्वारा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा, ठीक है। फिर 1974 में एक बुक आती है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, शमशेर जी के द्वारा लिखी गई थी, उसमें एक टॉपिक के रूप में इसे लाया गया, इस पूरी बात को एज अ टॉपिक इसमें रखा गया। फिर 1987 में ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने क्या कहा कि हमें सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने क्या कहा कि हमें सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि जो निरंतर चल रहा हो, जो लगातार चल रहा हो विकास, उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो जो ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट थी ना, ये एज अ बुक पब्लिश हुई, यानी कि पूरी की पूरी बुक बनी इसके ऊपर, आर कॉमन फ्यूचर। अंतर देख लो, यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक बना, एक बुक के अंदर एक टॉपिक आया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक के अंदर एक टॉपिक आया था, ये पूरी की पूरी बुक बनी थी। रियो डी जेनेरो अर्थ सम्मेलन, अर्थ समिति ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान अपना प्रदान किया था, ठीक है। तो हम बात कर चुके कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी हमने फिनिश कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में मैंने बता दिया कि भाई क्लब ऑफ रोम ने आपका 1968 में याचिका दर्ज करी इंटरनेशनल लेवल पे। फिर 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो शमशेर द्वारा लिखी गई थी, उसमें एज अ टॉपिक वो सारा जो भी प्रक्रिया थी वो आई। उसके बाद 1987 में जो ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट आई वो सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे आई, ठीक है। और उसको आर कॉमन फ्यूचर टाइटल बुक पे पब्लिश करी गई, यानी कि पूरी की पूरी बुक बनी, टाइटल क्या रखा गया, आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। अब बात कर रियो डी जेनेरो का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लैंड रिसोर्सेज की। लैंड रिसोर्सेज यानी कि भू संसाधन, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि भाई पृथ्वी पर सिर्फ हम अकेले नहीं है, यानी कि सिर्फ हम नहीं है, वन्य जीव भी हैं, जानवर भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, और सबका क्या था, सब धरती से ही है, सब कुछ धरती से, हम भी पृथ्वी से, हम भी धरती से ही है, वन्य जीव भी पृथ्वी यानी धरती से ही है, और सारी चीज जितनी भी पृथ्वी पे है सब धरती से ही है, पृथ्वी से ही है। अगर जो वो ना हो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि भाई मैंने आपको बता दिया लिमिटेड संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, मतलब लिमिट है कि भाई हाँ बस इतना ही है। तो उसके लिए प्लानिंग करी जाए, उसे बाय प्लान यूज़ करा जाए। उसके लिए बहुत सी, जैसे आप देख सकते हो रिसोर्स प्लानिंग करी गई, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया भी करी गई अलग से, ठीक है ना। तो अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़ लिया आपने।
अब लैंड रिसोर्सेज अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई किस जगह क्या क्या कितना वो है, ठीक है। अब हम अपने ही इंडिया की ही बात लेते हैं, सिर्फ इंडिया की। अभी हम इंडिया की बात लेते हैं, खाली खाली और खाली भारत की बात लेते हैं। तो उसमें क्या, भारत में आप देख सकते हो कि भाई प्लेन्स भी है, मैदान भी है, दोआब क्षेत्र भी है, यानी कि आएगा वो प्लेन्स में दोआब क्षेत्र, यानी कि दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, माउंटेन्स भी हैं, पठार भी है यानी कि प्लेट्यूज भी हैं, और भाई आइलैंड्स भी हैं। तो अलग अलग आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से क्या है, इंडिया में विभिन्न भू आकृति यानी कि वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स इन इंडिया। उसमें क्या है, माउंटेन है, पर्वत, ठीक है, माउंटेन पर्वत। प्लेट्यू है, प्लेट्यू क्या होता है, पठार जिसे हम बोलते हैं। प्लेन्स मैदान, ठीक है, और ये तो सभी जानते हैं। तो दोआब क्षेत्र वगैरह हम इसमें इस वजह से नहीं ले रहे, वैसे तो लेना हमें आइलैंड भी नहीं है, क्योंकि आइलैंड भी तीनों में ही आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई आइलैंड में प्लेन, आइलैंड का प्लेन हम अलग गिनेंगे, आइलैंड के माउंटेन्स हम अलग गिनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आइलैंड में हमारे क्या है, अंडमान निकोबार हुआ सबसे मेन, सब जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारे 100% में आउट ऑफ 100% हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में 30% माउंटेन्स यानी कि पर्वत है, 27% प्लेट्यू यानी कि पठार है, और सबसे ज्यादा मैदान मिलता है 43% के साथ। 43% प्लेन्स, 30% माउंटेन्स एंड 27% प्लेट्यू यानी कि पठार, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जो प्लेट्यू है, जो पठार है, वो ना एक तो मिनरल्स के, एक तो मिनरल्स के यानी खनिज के, और भाई आपका फोसिल फ्यूल्स, फोसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवाश्म ईंधन के बहुत बड़े स्रोत है। यानी कि क्या, बहुत मतलब प्लेट्यूज से ही हमें सबसे ज्यादा मिलता है मिनरल्स यानी कि खनिज, और फोसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन यानी कि फोसिल फ्यूल आप जानते हो, पेट्रोल वगैरह सब ये से ही हो रहा है, ठीक है ना। एक बार आज के लिए बस इतना ही। दिन में हम 2 से 3 टॉपिक करा करेंगे, जिससे आपको बर्डन ना पड़े, ठीक है। एज ए स्कूल क्लास लेकर चलते हैं, वैसे जल्दी हो जाएगा टॉपिक, स्कूल से जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी भी मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, आप जो ध्यान से वो करो, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग हम कल कर चुके थे, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हम कल कर चुके थे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज थोड़ा कल करा, थोड़ा आज करा, कल गांधी जी तक करा दिया था। आज मैंने बताया जो नोट में दे रखा था कि भाई क्या कहते हैं, क्लब ऑफ रोम ने इंटरनेशनल लेवल पे केस किया, उसे एडवोकेटेड किया, उस केस को जीता 1968 में। उसके बाद 1974 पे एक बुक बनी शमशेर जी द्वारा, वो लिखी गई थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल करके। उसमें एक छोटे से टॉपिक में उसकी पूरी कहानी लाई गई। फिर ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई 1987 में, उसके इस पे ब्रुटलैंड कमीशन पे पूरी बुक मिली, जिसका टाइटल रखा गया आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। फिर रियो डी जेनरो का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। रियो डी जेनरो की जो क्लास है मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि पिछले उसमें रियो डी जेनरो हम पूरा कर चुके थे, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग से पहले, ठीक है, संसाधन नियोजन से पहले। उसके बाद बात करें हमने भू संसाधन लैंड रिसोर्सेज की, तो इसमें क्या आता है कि भाई हर चीज जो पृथ्वी पर रहती है वो पृथ्वी पर ही आधारित है। अगर जो पृथ्वी नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड क्या था कि भाई इंडिया में हमने देखा भाई विभिन्न भू आकृति यानी कि वैरायटी ऑफ रिलीफ्स देखी कि भाई अलग अलग चीज मिलती है, पर्वत मिलते हैं, प्लेट्यूज मिलते हैं, प्लेन्स मिलते हैं, आइलैंड्स मिलते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, दोआब क्षेत्र वगैरह सब इसमें ही आ जाएगा, प्लेन्स में, ठीक है। आइलैंड इन तीनों में आ जाएगा कि भाई अब अलग से आइलैंड के पर्वत तो हम गिनेंगे नहीं, या प्लेट्यूज, ठीक है। तो फिर 30% हमारे पे इंडिया में माउंटेन्स है, 27% प्लेट्यूज यानी कि पठार है, 43% प्लेन यानी कि प्लेन्स यानी कि मैदान है। प्लेट्यूज हमारे पे सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो
मिनरल्स हुए, खनिज हुए, फोसल फ्यूल्स हुए यानी कि जीवाश्म ईंधन हुआ, ये सबसे ज़्यादा हमें प्लेट्यूब से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। ठीक है, कल की क्लास में हम करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, ये आज हमने कंप्लीट कर दिया। कल की क्लास से हम शुरू करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन यानी कि भू उपयोग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देखते रहिए अल्फा क्लासेस। और हाँ, मैंने बात करी थी कि 10th क्लास की जल्दी मैथ स्टार्ट होने वाली है, तो वो स्टार्ट हो चुकी है बाय शिवम कौशिक सर, तो आप देख सकते हो उसे। ठीक है ना, अच्छा लगे तो भाई पहले विजिट कर लो, देख लो, उसके बाद लाइक करो, अगर जो अच्छा लगे फिर सब्सक्राइब करो और उसके बाद शेयर करो अपने दोस्तों को। ठीक है ना, अच्छा लगे तो ही करना भाई, क्योंकि जरूरी नहीं कि भाई मैं अच्छा ना पढ़ा रहा हूँ तो दो और टीचर अच्छा ना पढ़ा रहे हो, अगर जो उनका अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप एक्सेप्ट मेरे माइक को छोड़ के, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मैं बता रहा हूँ बार बार कि अभी माइक नहीं आ पा रहे, कहीं भी हम तीनों के पास ही नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशंस हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और कल ना, जैसे संडे है तो संडे के दिन क्लासेस नहीं चला करेंगे। मैंने आपको बताया चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, लेकिन शॉर्ट, ना कि लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग के आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया करूंगा। तो कल मैं छोटी सी क्लास लूंगा 5 मिनट की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे किस तरीके का पेपर आपका सेट होता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। देखते रहिए अल्फा स्टडीज। थैंक यू।